बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गृह विज्ञान का, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए हम लोग 100 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे आपके पूरे के पूरे सिलेबस से। ठीक है, जिसके पार्ट 1 की जो वीडियो थी बच्चों, ठीक है, जो हमारे पार्ट 1 की वीडियो थी ना, इसमें हमने भाग 1 यानी कि आपकी जो बुक 1 है ना, इसके इन सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं ये हमने कर लिए थे। ठीक है, अब जो हमारी ये वाली वीडियो है, ठीक है, जो कि हमारे पार्ट 2 की रहने वाली है, इस पार्ट 2 की वीडियो में आपकी जो आगे के चैप्टर्स हैं, ठीक है, सेकंड बुक के, ठीक है, भाग 2 के, ये जितने भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, इन सभी को इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वो भी एमसीक्यू के साथ में। ठीक है, जिसने भी बुक 1 की वीडियो नहीं देखी हो बच्चों, चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके जरूर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने बुक 2 के चैप्टर 1 से, या फिर यूं कह लीजिए चैप्टर 11 है आपका ये, उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। ठीक है, अब देखो ये हिंदी में भी है और यहाँ पे इंग्लिश में भी है, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। तो एक सेकेंड, ये हो गया 11th, ये रहा, ये देखो सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये है आपका। ठीक है, तो सारे बच्चे, अब जो भी एमसीक्यूज आपको मैं करवाऊंगा, आप सारे बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे लाइव चैट में, या फिर आप अपने मन ही मन जरूर सोचें। ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो शैशव अवस्था होती है ये कितने से कितने वर्ष तक की होती है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला तो हम समझ चुके थे बच्चों, हमारी शुरुआत यहां से होगी, वही तो मैं कहूँ, इंग्लिश में तो मैंने एकदम सही निकाल रखा था। हाँ, यहां से शुरुआत होगी, क्योंकि देखो सेकंड बुक में ना, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला, ये मैं समझा चुका हूं आपको पार्ट 1 में। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको ना इसका रिवीजन दोबारा से करवा दूंगा। ये जितने चैप्टर है ना हमारे, इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन चैप्टर 12 है हमारा, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है कि मां के दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए जो कि आसानी से पाचनशील भी होता है। ठीक है, एक जो नया जन्म लिया हुआ बच्चा होता है ना, उसको माँ का जो दूध है ये जरूर पीना चाहिए, है ना, क्योंकि माँ के दूध में एक प्रोटीन होता है जो कि उस बच्चे के लिए आसानी से पाचनशील भी होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ओके, ठीक है, सी वाला हो जाएगा, वेरी गुड, इसको बोलते हैं लैक्टो एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क विच इज इजीली डाइजेस्टेबल, तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न हमारा यहाँ पे ये है कि जो भी एक नई माँ बनती है, ठीक है, तो माँ के पहले पीले गाढ़े दूध में क्या होता है बच्चों? ठीक है, या फिर माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोलेस्ट्रेम, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे क्या? नहीं, कैसीन भी नहीं, इनमें से हो सकता है, ए या सी में से कोई सा हो सकता है। सर ए है, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन आपका जो है ना ए वाला हो जाएगा, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। सेम इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज द मदर्स फर्स्ट येलो कंसिडर्ड मिल्क कॉल्ड? इट इज कोलेस्ट्रम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, ये काफी आसान भी है। पूरक आहारों के प्रकार में शामिल है, यानी कि जो पूरक आहार होते हैं इसमें क्या शामिल है बच्चों? तो देखेंगे यहाँ पे, मसले हुए अर्ध ठोस पूरक आहार, नहीं, ठोस पूरक आहार, तरल पूरक आहार, या फिर ये सारे के सारे इसमें है। ठीक है, तो पूरक आहार में क्या शामिल होगा बच्चों? जल्दी से बोलेंगे, पूरक आहार में क्या शामिल होता है? सोचो जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका पूरक आहार में? ठीक है, तो इसमें देखो, मसले हुए अर्ध ठोस पूरक आहार भी होते हैं, तरल पूरक आहार भी, और ठोस पूरक आहार भी। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स इंक्लूड, ऑप्शन डी। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा ना वैसा है, टेबल वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जन्म से लेके 6 महीने तक के शिशु को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेके उसके 6 महीने तक उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 92 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से। ठीक है, 92 किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिशु को पूरक आहार हमें कब देना शुरू कर देना चाहिए? ठीक है, शिशु को ना हमें एक पूरक आहार
कब से देना चालू कर देना चाहिए? ठीक है, तो कब से देना चालू करना चाहिए बच्चों? जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाए तब से उसे पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 to 6 मंथ आपका राइट आंसर है। 4 to 6 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे देख रहा हूँ स्नेहा, रागिनी, हिमांशी, अर्चना, प्रिया, नीलू। अच्छा, ये होम साइंस आई थिंक गर्ल्स के पास में ही ज़्यादा है ना? इवनिंग शिफ्ट में होम साइंस की जगह कोई और सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर, है ना? हाँ, चलो अगला प्रश्न है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो अस्पताल में ही उसको एक टीका लगाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? BCG। क्या नाम है उसका बच्चों? BCG। ठीक है, BCG बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? BCG इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपके शरीर में ना अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो इससे कौन सा रोग होगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में होता है? ठीक है, ईशा 7th का बी, वेरी गुड। खुशी ने ए बताया है जो कि रॉन्ग है। गीतिका ने सी बताया जो कि रॉन्ग है। अंशिका, ठीक है, आशिका कुमारी आपने बी बताया, ठीक है। रागनी, ठीक है। बेबी क्वीन ए बोला है जो कि रॉन्ग है। अर्चना कुशवाहा आपने सी बोला है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, और ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे अब सही आंसर कर रहे हैं। रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा? रिकेटस नामक रोग होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ आपके पूर्ण रूप दिए गए। अभी मैं आपसे पूछने वाला था कि BCG की फुल फॉर्म क्या है। वेल, यहाँ पे ऑप्शन आ ही गया है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। हमें यहाँ पे पूर्ण रूप पहचानना है। ये पता है क्या है? यहाँ पे आपके 3 जो MCQs हैं पूर्ण रूप के फुल फॉर्म के रूप में, वो यहाँ पे पूरे होंगे। जैसे कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमिट गिबरेलिन। इसे हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग प्रतिरोधी। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसियस तथा टिटनेस। इसकी इंग्लिश में देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पे देख लेंगे BCG की फुल फॉर्म क्या है, OPV की फुल फॉर्म क्या है और DPT की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑल ऑफ दी फुल फॉर्म्स आर करेक्ट। ओके बच्चों, सारी फुल फॉर्म्स जो हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो बच्चों, अब यहाँ पे और भी कई सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, ICMR, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ICMR। ओके, तो ICMR के द्वारा निर्धारित बच्चों की उम्र, टीका और वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके तुरंत बाद ही उसे BCG टीका लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है। 6 सप्ताह के बाद में OPV2, DPT3 और हेपेटाइटिस B ये दिया जाता है। 10 सप्ताह के बाद में OPV, DPT और हेपेटाइटिस B दिया जाता है। 14 सप्ताह के बाद में OPV, DPT और हेपेटाइटिस B दिया जाता है। और 9 से लेकर 12 महीने तक खसरा का जो वैक्सीन है, जो टीका है, ये दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने टीके हैं, किस समय कौन सा टीका दिया जाता है, ये हो गया आपके। अब यहाँ पे ऑप्शंस चुनो। ठीक है, जितने ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं कि 1 2 3 5 सही है, 1 3 4 5 सही है, सारे सही हैं, या फिर एक छोड़ के बाकी सारे सही हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, ईशा, कृष्णा और हिमांशी, वेरी गुड। ठीक है, प्रियंका, मुकेश, लक्ष्मी, आदित्य, वेरी गुड। चलिए, प्रिया, खुशी, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। करिश्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी वाला जो है ना आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से कुल मिला के यही 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके MCQ बेस्ड, जो कि हमने कर लिए हैं। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बोलेंगे कि आपको 12th चैप्टर के जो MCQs हैं आगे ढंग से समझ में? इफ यस, तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे चैट सेक्शन में यस सर जी। फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से बोलेंगे। ओके, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। यस सर जी, समझ गए, समझ गए, वेरी गुड, वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों, सेशन को जल्दी से जल्दी आप लाइक भी कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर भी कर दें। और एक सबसे जरूरी बात बच्चों, कि आने वाली आपकी जो अगली क्लास है, ठीक है,
क्लास 12th। इसके लिए हम एक न्यू चैनल बनाएंगे, ठीक है, एक न्यू चैनल बनाएंगे जिस पे आपको हम 12th पढ़ाएंगे, ठीक है। उस नए चैनल के बारे में आपको हम एक अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। लिंक नए चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब स्टार्ट होता है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 14, जो कि है हमारे परिधान, ठीक है, हमारे परिधान। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है कि डैश शब्द से अभिप्राय एक ऐसी शैली है जिसका जन समूह पर प्रभाव समकालीन होता है, यानी कि एक ऐसी शैली होती है जिसका प्रभाव जो होता है ना वो हर व्यक्ति पे उसी टाइम पे पड़ता है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं? परिधान, आकृति, फैशन, रूप। हाँ वेरी गुड, सी वाला हो जाएगा, फैशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? फैशन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके कपड़े कैसे होने चाहिए? खुरदरे, दिखावटी, कसे हुए या फिर आरामदायक होने चाहिए? अब बच्चे हैं भाई, तो बच्चों को चाहिए कंफर्टनेस, है ना, तो इसीलिए उनके कपड़े आरामदायक होने चाहिए। तभी तो जो बच्चे होते हैं ना ढीले ढाले कपड़े होते हैं उनके, और खास करके सूती टाइप में कपड़े होते हैं, तो कंफर्टेबल जो क्लोथ्स है ना वो चिल्ड्रंस के लिए होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। रोम्पर्स और सनसूट्स किस आयु में सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? ठीक है, रोम्पर्स हो गए, सनसूट्स हो गए, ये किस आयु में बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं? ओके, जल्दी से। यस सर जी, वेरी गुड। हाँ, 6 से लेके 1 साल के बीच का, ठीक है, 6 महीने से लेके 1 साल के बीच तक के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो सेम इंग्लिश में देख लेंगे। आपका इसका क्वेश्चन जो है ना आपका हो जाएगा बी वाला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो टॉडलर होता है, ठीक है, एक टॉडलर अवस्था कितने से कितने आयु तक की होती है? तो टॉडलर जो जिसके लिए झबला उपयुक्त होता है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, तो टॉडलर कितनी अवस्था की होती है? ओके, जल्दी से, वेरी गुड। हाँ डी हो जाएगा, 1 से 2 वर्ष का, ठीक है, कितना? 1 से लेके 2 वर्ष का बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 से लेके 2 वर्ष का। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे फिफ्थ, डैश के लिए कपड़ों में फिटिंग और फैशन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि कपड़ों में फिटिंग और फैशन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है बच्चों, जल्दी से। हाँ वेरी गुड बच्चों, जो किशोर होते हैं ना, किशोर एडोलसेंस में, ठीक है, उनके लिए होती है। अच्छा एक बार कौन सा बच्चा बताएगा कि किशोर की आयु क्या होती है? ठीक है, एज क्या होती है किशोर की, कितने से लेके कितने तक की एज होती है? किशोर की एज कितने से कितने तक की होती है, एक बार बताएंगे सारे बच्चे, कितने से कितने तक की होती है किशोर की एज? 17 तक। ऋतिक नहीं, ठीक है, प्रियंका, खुशी, हिमांशी और ईशा, उषा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 11 से 18 सर, 11 से 18, ठीक है, 11 से 18 होती है, और उसके बाद 18 से आगे जब आप चले जाएंगे तो वो आ जाती है यंगर जनरेशन में, ठीक है, यानी कि युवा अवस्था में। ओके, तो इसका आंसर जो है ना हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ये जो है ना टीन के लिए आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि टीनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, CWSN बच्चे, इनके लिए परिधान में विशिष्ट क्षेत्र में क्या होना चाहिए? ठीक है, जो विशिष्ट क्षेत्र होता है परिधान में इनके, वहां पे क्या होना चाहिए? ठीक है, ओके, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये रहा दोहरी सिलाई बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? दोहरी सिलाई होनी चाहिए उसमें, ठीक है। कैसी सिलाई? जो डुअल स्टिचिंग है वो होनी चाहिए इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। शिशुओं के कपड़े अधिक संख्या में होने चाहिए क्योंकि, आप सभी को पता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके कपड़े बहुत ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वे कपड़े को जल्दी मैला कर लेते हैं और इसीलिए उन्हें बार बार बदलना भी पड़ता है। दैट्स वाई हमारे पास छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा कपड़े होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऊनी तथा सूती वस्त्रों के मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी कि ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र,
इनका जो मिश्रण होता है बच्चों, मिश्रण, ये क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्या कहलाता है ये बताओ बच्चों। ठीक है, डेनिम, जूट, नाइलॉन या फिर फ्लाइलेन, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ठीक है, ऊनी तथा सूती वस्त्रों के मिश्रण को। अंशिका वेरी गुड, करिश्मा वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, उषा, रागनी, ईशा। ठीक है, जिसने राइट आंसर दिया उसके नाम मैंने बताया। यहाँ पे है फ्लालेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लालेन। सेम इंग्लिश में देख लेंगे, आपका ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा है ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा नहीं थे वैसे भी, 8 से 9 क्वेश्चन ही है। मैंने हर चैप्टर से ना सिर्फ उतने ही क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ज्यादा मैंने यहाँ पे भर के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही ले रखे हैं। तो क्या आप तैयार है बच्चों चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझने के लिए? इफ रेडी तो सारे बच्चे जल्दी से लिखें यस सर जी। ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन हैं, सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? अगली क्लास होगी आपकी इस सेशन के खत्म होने के 10 मिनट बाद। जी सर वी आर रेडी। सो चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। तो अब हम क्लास 11th होम साइंस की सेकंड बुक का जो चैप्टर 15 है हमारा, ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण, इसको समझेंगे। ठीक है, सेम इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों, हेल्थ एंड वेलनेस, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया एमसीक्यू वाला, कि निम्न में से कौन सा गलत जीवन शैली के द्वारा होने वाला रोग नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है बच्चों जो कि गलत जीवन शैली के माध्यम से नहीं होता? जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज होता है हमारी गलत जीवन शैली की वजह से, ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये भी होता है, और हृदय संबंधी रोग भी होते हैं। लेकिन हैजा जो है, हैजा नहीं होता, क्योंकि आपने ना हैजे के बारे में पढ़ा होगा कि जो घरेलू मक्खी होती है, आपने शायद 8वीं क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? जो घरेलू मक्खी होती है ना, उसकी वजह से हैजा होता है ना? तो ये एक रीजन है। तो हैजा जो है वो गलत जीवन शैली के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों। तो आपका ना यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, किस देश को मधुमेह की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा है सर जी, जो भारत है इसको डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, मधुमेह की राजधानी बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इंडिया, इट इज कॉल्ड डायबिटीज कैपिटल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, बीएमआई को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है बच्चों? यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति का बीएमआई निकालना है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो ये हम किस प्रकार से निकालते हैं? ठीक है, जल्दी से बताएंगे बच्चों किस प्रकार से हम लोग बीएमआई को निकालते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक भी इस सेशन को लाइक नहीं किया हो, सारे के सारे बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर भी करें। ठीक है, बी वाला हो जाएगा वेरी गुड, शरीर के भार और शरीर की ऊंचाई, इसके माध्यम से बीएमआई को निकाला जाता है। ठीक है, सेम इंग्लिश में बोथ बाय बॉडी वेट एंड हाइट, इसके माध्यम से बीएमआई को डिटरमिनेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों, प्रति वर्ष 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर इसको ना मैं चाहता तो थोड़ा और कठिन बना सकता था, लेकिन मैंने सिंपल सा आपको पूछ लिया है कि 6 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व महिला, विश्व बालिका या फिर विश्व शारीरिक परिश्रम दिवस? क्या मनाते हैं बच्चों? ठीक है, जल्दी से क्या मनाते हैं? हाँ वेरी गुड बच्चों, ठीक है, विश्व शारीरिक परिश्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा? विश्व शारीरिक परिश्रम दिवस, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कि 100 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं एंड सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। दैट्स फील वेरी 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 इंप्रेसिव। सो सेम इंग्लिश में, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 6 अप्रैल? वर्ल्ड फिजिकल लेबर डे। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बच्चों, निम्न में से उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में कौन सा गुण पाया जाता है? ठीक है, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं ना, उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं बच्चों? ठीक है, तो वो होते हैं प्रभावी संप्रेषण क्षमता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैपेसिटी। ठीक है, जो कि एक बहुत ही जो फॉन्ड पर्सन होता है उसके लिए, ठीक है, जिसे हायर कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य के ना कई आयाम होते हैं। सबसे पहला तो होता है बच्चों शारीरिक आयाम, फिर आता है मानसिक आयाम, फिर होता है सामाजिक आयाम। लेकिन व्यावहारिक आयाम नाम का कोई भी स्वास्थ्य का आयाम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये रॉन्ग हो जाएगा, व्यावहारिक आयाम, ए वाला। वेरी गुड बच्चों, ए वाला हो जाएगा आपका
प्रैक्टिकल डायमेंशन ये इंक्लूड नहीं है डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, BMI के द्वारा निम्न में से किसका निर्धारण कर सकते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया किसका निर्धारण होता है, शारीरिक ऊंचाई के अनुसार भार का। ठीक है, जो हमारी बॉडी की हाइट है उसके हिसाब से हम उसके जो क्या नाम है वेट होता है इसको हम यहाँ पे डिटरमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये तो, है ना। कब मनाते हैं? प्रीति, वेरी गुड, डी आंसर आया आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इशिका, ठीक है, अंशिका, हिमांशी, वेरी गुड, और कृष्णा गुप्ता, ठीक है, आशीष सक्सेना, ठीक है, प्रियंका सिंह आपका भी ठीक है, यूजी आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया, मुस्कान, खुशी, मीमन, आदित्य एडिटर, रोशनी, ठीक है, मानवी, मुकेश, गीतिका, वेरी गुड। चलिए ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। उषा, ठीक है, चलो तो ऑप्शन है ना 21 जून को। आपने ना जो 11th का आपका इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसमें पोस्टर में भी ये दिखाया था मैंने आपको, है ना, कि वर्ल्ड जो योग डे है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, साइकिल चलाना निम्न में से किस व्यायाम क्रिया के अंतर्गत आता है? यानी कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो ये कौन सी व्यायाम क्रिया के अंतर्गत आता है? शक्ति निर्माण व्यायाम में, संतुलन बढ़ाने वाले व्यायाम में, सहन शक्ति निर्माण करने वाले व्यायाम में, किसमें शामिल होता है बच्चों? ये हमें बताना है। ठीक है, तो किसमें शामिल होता है साइकिल चलाना? बिल्कुल आंसर करिए, वेरी गुड, जी हाँ, सहन शक्ति निर्माण के व्यायाम में। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? सहन शक्ति निर्माण व्यायाम के अंतर्गत, सी वाला सही है। ओके, ऑप्शन आपका जो ना एंडोरेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कहलाती है साइकिल को चलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को संभालने की क्षमता स्वास्थ्य कल्याण के किस आयाम के संबंध में आती है? यानी कि हम अपनी पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, ये जो हमारी इमोशंस होते हैं जब हम इसको कंट्रोल करते हैं तो ये स्वास्थ्य कल्याण की किस आयाम में शामिल होता है? अब सिंपल सी बात है, नकारात्मकता, सकारात्मकता, ये क्या है? ये हमारे इमोशंस हैं, यानी कि हमारी भावनाएं हैं, तो ये क्या होगा? भावात्मक पहलू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? भावात्मक पहलू। ठीक है, ये वाला सही है। सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अफेक्टिव एस्पेक्ट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बच्चों हमारा देखो निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। अब आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तो अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बीएमआई के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर व्यक्ति का वजन 18.5 मतलब इतना समझो 18.5 से कम है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? कम भार के अंतर्गत आएगा, यानी कि अंडरवेट आएगा। और किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 18.5 से 24.9 तक है, ये तो वो सामान्य भार में है, यानी कि नॉर्मल वेट है उसका। ठीक है, अगर उसका वेट 25 से 29.9 है तो वो अधिक भार में है, यानी कि प्री ऑब्से और ओवरवेट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन 30 से लेकर 34.9 के बीच में है तो मोटापा श्रेणी 1 में आएगा। 35 से लेकर 39.9 की श्रेणी में है तो मोटापा श्रेणी 2 में आएगा, और 40 से प्लस में है तो मोटापा श्रेणी 3rd में आएगा। वैसे आगे चल के और इसकी श्रेणियां आती हैं, लेकिन 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बस आपको यही पढ़नी है। ठीक है, तो कौन कौन सी बच्चों? ठीक है, कौन कौन सी? कम भार, सामान्य भार, अधिक भार, मोटापा श्रेणी 1, मोटापा श्रेणी 2 और मोटापा श्रेणी 3rd, इस तरीके से आपका ये है। ओके, सेम अब यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो इसमें से कौन सा आपका जो विकल्प है वो एकदम सही है, एक बार सारे बच्चे जो बताएंगे। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या सही होना चाहिए? बी वाला हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे सही हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट। सेम इंग्लिश में देखेंगे बीएमआई के बारे में, सारे ऑप्शन ठीक हैं, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको ये समझ में आ गया है? ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर हाँ ये था, समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे यस सर जी समझ गए, और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। जी सर,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर जी, प्लस में फायर वाला इमोजी, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सो देखते हैं अगले चैप्टर को, वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। ठीक है, एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं, ये देखो, अभी हम यहाँ पे हैं वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक है, और जो मैंने बना रखा है वो वैसे है आपके चैप्टर के हिसाब से। तो अब हम इस वाले चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका चैप्टर है इसके बारे में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में भी निकाल ही लेते हैं। चलिए, ओके, सो अब हम क्लास 11th होम साइंस के सेकंड बुक का जो हमारा चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, इसके अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करें एमसीक्यू का मन ही मन या फिर लाइव चैट में। क्वेश्चन 1 है हमारा, लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त संसाधनों का उचित उपयोग डैश कहलाता है। यानी कि देखो, हमें अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारा कोई भी उद्देश्य अगर प्राप्त करना है, उसके लिए जो भी हमारे पास में संसाधन है, जब हम उसका उचित उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले का सी वाला हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑब्टेन टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोई स्कूल का मैनेजमेंट नहीं है, ये एक तरीके का प्रबंधन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन का परिवार के संदर्भ में सामान्य अर्थ प्रबंधन से होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं ना परिवार के रूप में वित्तीय प्रबंधन का, तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब हम समझते हैं कि उस परिवार की आय के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आय के मैनेजमेंट के बारे में। ओके, इनकम से रिलेटेड होता है बच्चों परिवार के मामले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों डैश में धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध सेवाएं तथा वस्तुएं मिलती हैं। यानी कि जब डैश में धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध सेवाएं तथा वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, इसमें है वो शामिल बी वाला। ठीक है, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, कुछ बच्चे अब जाके ज्वाइन हुए हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे जो है ना प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय। तो ऑप्शन आपका जो है ना डायरेक्ट इनकम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 4th, बच्चों जब भी कोई परिवार या फिर कोई भी देश भविष्य के व्यय की योजना को बनाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। यानी कि भविष्य में हम कितना खर्चा करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, कितना हमारा ये है वो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भविष्य के व्यय की योजना को बनाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, डी बोलते हैं बजट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं इसको। ओके, तो 4th हो जाएगा आपका यहाँ पे बजट वाला ऑप्शन। चलो क्वेश्चन 5th है हमारा कि डैश से हम वर्तमान में धन तथा माल सेवाएं प्राप्त करते हैं और भविष्य में उनका भुगतान करते हैं। यानी कि देखो, वर्तमान में हम क्या करते हैं? धन, माल और सेवाएं प्राप्त करते हैं, और कुछ टाइम के बाद हम उसका भुगतान करते हैं। तो इसको हम होम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, होम साइंस की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, रागनी मौर्य, सर जी मेरे फोन में आपकी लाइव क्लास नहीं आती। डियर आप एक काम करो, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक बेल नोटिफिकेशन होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? बेल नोटिफिकेशन। तो आप इसको ना ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, तब आपके फोन पे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगी। ठीक है, समझ गए बच्चों क्यों नोटिफिकेशन नहीं आते आपके फोन पे? तो सारे बच्चे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, तभी आएगी आपके पास में। ओके, सो हम लोग कहां पे थे? अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों साख। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साख। ऑप्शन सी वाला ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन 5th है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेडिट। ओके, सर कर दिया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। आय का वह भाग जो हम किसी योजना अथवा किसी व्यावसायिक संस्था में लगाते हैं और जिस पर हमें ब्याज या लाभांश प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? यानी कि आय का वो भाग बच्चों जो हम किसी योजना या फिर किसी व्यावसायिक संस्था में लगाते हैं और जिस पर हमें ब्याज भी मिलता है या फिर लाभ होता है हमारा, वो क्या कहलाता है बच्चों?
ठीक है, क्या कहलाता है, वेरी गुड, विनियोग कहलाता है। कि क्या है, विनियोग कहलाता है। तो 6 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। है अपॉइंटमेंट नहीं, इसको विनियोग बोलते हैं। ये थोड़ा सा ना वर्ड यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि डैश के सोपान मानसिक निरीक्षण और लेखा जोखा है। यानी कि किसके सोपान मानसिक निरीक्षण को दर्शाते हैं, उसके लेखा जोखा को दर्शाते हैं मानसिक तौर पे, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, ओके, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बजट कहलाता है। ठीक है, बजट के जो सोपान होते हैं बच्चों, ये मानसिक निरीक्षण और लेखा जोखा होते हैं। ठीक है, बी वाला। अगला बच्चों यहाँ पे है द स्टेप्स ऑफ बजट आर मेंटल इंस्पेक्शन एंड अकाउंटिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि योजना को सही दिशा में रखने के लिए योजना का डैश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आपने जो भी प्लानिंग की है उसको एकदम राइट डायरेक्शन में रखने के लिए आपको प्लानिंग का क्या करना पड़ता है, आपको योजना का क्या करना पड़ता है। ठीक है, आपको योजना का समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, आपकी जो प्लानिंग होती है ना, उसको एकदम राइट डायरेक्शन के लिए आपको उसके लिए एडजस्टमेंट करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए वेरी गुड बच्चों। अगला है प्रश्न नंबर 9। ये काफी इजी प्रश्न है। पारिवारिक आय का वो अंश, यानी कि आपके परिवार में कमाए जाने वाले भाग का वो अंश जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परिवार की कुल आय में से बचता है। यानी कि आप 10,000 कमाते, 20,000 कमाते हैं, आपकी फैमिली कुल मिला के 50,000, 1 लाख कमाती है, उसमें से जो पैसा भविष्य के लिए रखा जाता है, 10,000 पर मंथ रख दिया, 15,000, 20,000 पर मंथ रख दिया। ठीक है, कि आने वाले टाइम पे बच्चों की शादी होगी, उसके बाद में फिर हम कुछ कार वगैरह खरीदेंगे, तो सुरक्षित पैसा रखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सी, बचत बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, बचत। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 9th का देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेविंग्स बोलते हैं इनको। ठीक है, सेविंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, घर में बागवानी करके सब्जियां उगाना किस आय का उदाहरण है। यानी कि आपने ना घर में क्या किया कि आपके जो छत है या फिर आपके गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियां उगा ली, है ना, तो ये किस तरीके की आय का उदाहरण होगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपका यानी कि प्रत्यक्ष और वास्तविक आय होगी आपकी। ठीक है, प्रत्यक्ष और वास्तविक आय का एग्जांपल है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रियल इनकम बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रियल इनकम। चलो अब हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का लास्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। बड़े ध्यान से बच्चों इसको समझें। देखो, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला, साख यानी कि क्रेडिट, ये लैटिन भाषा के शब्द क्रेडो से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ होता है धन तथा माल करना। ठीक है, इसका अर्थ है मैं धन तथा माल करना। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, इसका अर्थ है वर्तमान सेवाएं प्राप्त करना और भविष्य में उसका भुगतान करना। ठीक है, प्रत्यक्ष आय घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाएं, उद्यान, सड़कें इत्यादि होते हैं। तो प्रत्यक्ष में घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाओं में उद्यान, सड़कें, ये सभी शामिल होते हैं। तो अब इसमें से कौन सा आंसर राइट है बच्चों। ठीक है, इनमें से अब हमारा कौन सा आंसर राइट है क्रेडिट के बारे में। ठीक है, क्रेडिट क्या, सारी चीजें दे रखी है, जितने कथन यहाँ पे सही है वो हमें बताने हैं। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है बच्चों हमारा, वेरी गुड, 11th का बी हो जाएगा। ठीक है, 11th का हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। आपको जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इसको पढ़ना है अच्छे से, और यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो अब हमारा ना एक लास्ट चैप्टर बच गया है अभी, जो कि है वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव एवं रखरखाव। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे बोलेंगे आर यू रेडी फॉर अगेन, अगले चैप्टर के लिए। इफ यस, तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे जी सर, वी आर रेडी। ओके, जल्दी से चैट सेशन लिखेंगे। और जिसने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और शेयर करेंगे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, ताकि वो भी ज्वाइन होकर अपने एमसीक्यू की तैयारी कर सकें। यस सर जी, वी आर रेडी, और प्लस में फायर वाले इमोजी, हार्ट वाले इमोजी। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, इसको भी लेके आते हैं एक बार।
हाँ ठीक है। क्लास 11th होम साइंस का आपका जो सेकंड बुक का चैप्टर है वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। अब हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे भी आंसर कीजिएगा इनका लाइव सेशन में या फिर मन ही मन अपने। तुम्हारा पहला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, कि सक्शन मेथड यानी कि चूषण विधि द्वारा किस वस्त्र को धोया जाता है। ठीक है, तो इस विधि के माध्यम से हम किस टाइप के जो वस्त्र होते हैं उनको धोते हैं। ठीक है, किस टाइप के वस्त्रों को धोते हैं बच्चों? ईशा सज्जी थैंक यू प्लस फायर वाला इमोजी, वेरी गुड एंड वेलकम। तो तौलिया, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, तौलिया। ओके, अब इसी का इंग्लिश मीडियम में टावल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड है कि कौन सा तत्व प्राकृतिक ब्लीच है। इनमें से बच्चों ऐसा कौन सा तत्व है जो कि प्राकृतिक ब्लीच के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा तत्व है बच्चों जो कि प्राकृतिक ब्लीच के अंतर्गत आता है? सेकंड का ए, वेरी गुड, सूर्य का प्रकाश, ये प्राकृतिक ही तो है, धूप। ओके, इस तरह से। तो इंग्लिश में विच एलिमेंट इज नेचुरल ब्लीच, तो सनलाइट और सनशाइन। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, कौन सा अपचयनकारी व्यंजक नहीं है। इनमें से एक ऐसा व्यंजक है बच्चों जो कि अपचयनकारी नहीं है। तो बच्चों देखो, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ये होता है, सोडियम बाइसल्फेट ये भी होता है, और सोडियम थायोसल्फेट ये भी होता है, लेकिन सोडियम परबोरेट ये इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, ये एक अपचयनकारी व्यंजक नहीं होता है, बाकी के सब होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो तीसरे का आपका जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा दाग धब्बे हटाने की तकनीक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दाग धब्बे हटाने की क्या क्या तकनीकें होती हैं, तो खुरचना, स्पंज से साफ करना, ड्रापर विधि, ये सब होता है, लेकिन चूषण ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, दाग धब्बे हटाने की तरकीब कौन सी नहीं है? सी डी वाली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ना डी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ, निम्न में वस्त्रों को कड़ा करने वाला अभिकर्मक कौन सा होता है। ठीक है, अगर हमें वस्त्र को कड़ा करना है तो इसके लिए कौन सा अभिकर्मक का उपयोग करना होता है। ठीक है, पांचवे का सी, कृष्णा गुप्ता, वेरी गुड, बेबी क्यून आपका भी सी आया, बहुत बढ़िया। प्रिया कुशवाहा सी है, जो बच्चे सी बता रहे उनका आंसर मैं दूंगा, बताऊंगा नाम, सुपा, ठीक है, अफसाना, ईशा, प्रीति, रेखा, रागनी, ब्यूटी क्वीन, ओके, मुकेश, उषा, बीन दीक्षित, दिव्या सिंह, जतिन, करिश्मा, मुस्कान, स्टडी गर्ल, शिव कुमारी, सुल्ताना खातून, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, रोशनी, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्टार्च, क्या नाम है बच्चों इसका जिससे वस्तु को कड़ा किया जाता है, कौन सा विकर्मक? स्टार्च। ठीक है, फिर आपका देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सॉल्वेंट या विलायक नहीं है। इनमें से देखो एक जो है ना वो सॉल्वेंट या फिर जिसे हम विलायक कहते हैं वो नहीं है। तो सबसे पहला बच्चों कार्बन टेराक्लोराइड, ये एक विलायक है, मैथिलिड स्प्रिट ये भी एक विलायक है, और मिट्टी का तेल ये भी एक विलायक है। ठीक है, लेकिन कुम्हार की मिट्टी यानी कि फुलर ये एक विलायक नहीं होता है। ठीक है, ये एक विलायक नहीं है। तो ए वाला जो है ना बच्चों ये किसी प्रकार का सॉल्वेंट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा पॉटस क्ले फुलर। ओके, ये वाला। चलो तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि कौन सा रेशा कीड़े के द्वारा आसानी से खराब किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा रेशा है बच्चों जिसको कोई भी कीड़ा आसानी से खराब कर सकता है, तो उस रेशे का आपको नाम बताना है। ठीक है, क्या नाम है बच्चों उसका? बी वाला, वेरी गुड, जो ऊनी रेशा होता है। ठीक है, ऊनी रेशा, इसको कोई भी कीड़ा आसानी से खराब कर सकता है। ठीक है, तो सातवें का आपका जो है ना वूल एक द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कौन से रेशे से बने वस्त्र संग्रहण या भंडारण करते समय मॉथ बल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चों हमें ना ऐसे कौन से वस्त्र हैं जिनका जब हम संग्रहण करें या फिर भंडारण करें उस समय मॉथ बल्स का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से वस्त्र होते हैं बच्चों?
वेरी गुड, डी वाले जरी के वस्त्र। ठीक है, कौन से? जरी के वस्त्र। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हमारे 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं इस चैप्टर के, फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा वनस्पतिक धब्बे नहीं है? ठीक है, इसमें से बताया जा रहा है वनस्पतिक धब्बे। तो बच्चों देखो, चाय के लगे हुए धब्बे वनस्पतिक होते हैं, फल के लगे हुए धब्बे वनस्पतिक होते हैं, सब्जियां भी वनस्पतिक होती हैं, लेकिन दूध ये वनस्पतिक नहीं होता है। ठीक है, क्या दूध किसी पेड़ पे लगता है? नहीं, है ना। अब चाय है, फल है, सब्जियां हैं, ये पेड़ों पे लगती हैं, जो कि वनस्पति के एग्जाम्पल हैं। अब दूध जो है ना, वो एक पशु का वो होता है ना। दैट इज बाय हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, दूध, ये वनस्पतिक धब्बे नहीं है। ठीक है, चलो इसका इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कि निम्न में से कौन सी विधि धुलाई की विधियों का हिस्सा नहीं है? तो बच्चों धुलाई की ना कई विधियां होती हैं, जैसे कि चूषण पंप, मलना, उसको निचोड़ना, घिसकर रगड़ना, है ना। तो पहले घिस के रगड़ना, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, लेकिन नील लगाना ये धुलाई की विधि नहीं है, क्योंकि हर कपड़े में हम नील थोड़ी ना लगाते हैं। नील तो कभी कभार किसी वाइट में जो टी शर्ट टाइप में होता है या फिर जो भी उसमें करते हैं हम नील को लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका उपयोग नहीं होता, है ना। तो ए वाला जो आंसर है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जो कि धुलाई की विधियों का हिस्सा नहीं है, अप्लाइंग इंडिगो या फिर नील कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राई क्लीन और उसका अर्थ, यानी कि यहाँ पे आपको अक्षर दिख रहा है कि ड्राई क्लीन जो ए है, ठीक है, अक्षर ए जो है ना, इसका अर्थ होता है सभी विलायकों के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। पी जो स्मॉल जो हमारा कैपिटल पी होता है, इसका मतलब होता है कि केवल श्वेत स्प्रिट या क्लोरोएथिलीन से ड्राई क्लीन करें। स्मॉल पी का मतलब होता है ड्राई क्लीन करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि वे ड्राई क्लीन के प्रति संवेदनशील होते हैं। और कैपिटल एस का मतलब होता है केवल श्वेत स्प्रिट का ही प्रयोग करें बच्चों। ठीक है, तो ड्राई क्लीन के जो वर्ड है और उसका मीनिंग जो है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा बच्चों? ड्राई क्लीन और इसके अर्थ और मीनिंग के बारे में जल्दी से बताएंगे। इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला 1 2 3? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमारे सारे सही होंगे। ठीक है, सारे के सारे, वेरी गुड। बी वाला ठीक हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भी यहाँ पे ये दिए गए हैं। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये हमारा कैपिटल पी है और ये हमारा स्मॉल पी है। ओके, वेल आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेशन का सबसे आखिरी एमसीक्यू, उसके बाद में हमारा ये, नहीं एक सेकंड, अच्छा 2 क्वेश्चन है अभी टोटल, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला बच्चों, नाजुक चक्र दोलन का समय कम रखें और दोलन की गति को धीमा रखें। अलग से धोएं, एक समान रंगों को इकट्ठा धोइए। उलट कर धोएं, धोने से पहले वस्त्रों को उलट लेना चाहिए। हाथ से धुलाई, हाथ से मलने तथा दबाने की विधि से कपड़े को धोएं। ठीक है, तो नाजुक चक्र में दोलन का समय कम रखें, दोलन की गति को धीमा रखें। अलग से धोने का मतलब है कि एक समान रंगों को इकट्ठा धोएं। उलट कर धोने का मतलब है कि धोने से पहले वस्त्रों को उलट लें। और हाथ से धुलाई का मतलब होता है कि हाथ से मलने और दबाने की विधि। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है बच्चों? 12th का डी वाला, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन होंगे। अरे ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे क्या बात है, इसमें तो ऑप्शन ही ऐड नहीं किए मैंने। वाओ, ये है मूवमेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे जितने भी ऑप्शन है ना बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, क्या बात है। चलो इंग्लिश में देख लेंगे। अब इंग्लिश में भी नहीं लिखा है ना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन एक और बना देंगे। तो 1 2 3 4 ये सब हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है और उसके बाद में आज का हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हमसे क्या कहता है। 13 में कहा गया है गुनगुना रिंस यानी कि खंगालने के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं ना, खास करके सर्दियों में, हम गर्म पानी में कपड़े को निरमा डाल के रख देते हैं ताकि उसका जो गंदापन है वो अपने आप ही कट जाता है ना। फिर होता है ठंडा रिस, खंगालने के लिए
ठंडे जल का उपयोग करना। स्पिन ना करना, इसका मतलब होता है स्पिनर में वस्त्र को नहीं डालें। ड्राई फ्लैट यानी कि समतल सतह पर सुखाना चाहिए, ऊनी वस्त्रों के लिए ये ज़्यादा उपयोग होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है ना ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 13 का सी वाला। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे राइट हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है और सारे के सारे एमसीक्यू भी आपको मैंने समझा दिए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो यहाँ पे हो गया है जी पूरा। जो प्रैक्टिस हुई है, जो प्रिपरेशन हुई है वो कैसी हुई है, एक बार सारे बच्चे फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव सेशन एंड होने के बाद कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी आप सभी बच्चों को यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, और अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।